हेलो स्टूडेंट, आज की संस्कृत की इस क्लास में हम ठक प्रत्यय इस प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा ठक प्रत्यय, ठक में शेष बचता है इक। ठक में शेष क्या बचता है? इक। इसे कई जगह ठक भी लिखा जाता है और कहीं पर ये इक प्रत्यय के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन बात एक ही है भैया। कैसे कि प्रत्यय आपका ठक है और ठक में शेष क्या बचता है? इक है। इसलिए कहीं पर इक लिखा हुआ हो तो इसका मतलब प्रत्यय कौन सा है? ठक। अब बात आती साहब कि ठक प्रत्यय में क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है। तो बेटाओ ठक प्रत्यय में शेष तो बचा क्या? इक। जब भी आप ठक प्रत्यय जोड़ोगे तो शेष आपका इक बचता है। और ठक प्रत्यय में बेटाओ प्रथम स्वर को वृद्धि होती है। क्या होती है? प्रथम स्वर को वृद्धि होती है। किसमें? ठक प्रत्यय में। अब वृद्धि का मतलब क्या बेटाओ? तो वृद्धि का मतलब है यदि अगर प्रथम स्वर आपका अ है तो क्या हो जाएगा? आ। यदि अगर प्रथम स्वर आपका ई अथवा बड़ी ई अथवा ए है तो इन सबके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। यदि अगर ऊ, बड़ा ऊ अथवा ओ है तो मेरे बेटाओ इन सबके स्थान पर हो जाएगा औ। और यदि अगर प्रथम स्वर आपका री अथवा बड़ी री है तो बेटाओ इनके स्थान पर हो जाएगा आर। ये सब आपकी जो है वो वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृद्धि। पुनः समझना भाई, प्रत्यय कौन सा? ठक। ठक में शेष क्या बचा? इक। ठक में शेष क्या बचा? इक। ठक प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम स्वर को वृद्धि होती है। अब प्रथम स्वर को वृद्धि मतलब यदि अगर आपका प्रथम स्वर अ है तो अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। यदि अगर ई बड़ी ई ए है तो क्या हो जाएंगे? आई। यदि ऊ बड़ा ऊ ओ है तो क्या हो जाएगा? औ। और री अथवा बड़ी री है तो क्या हो जाएगा? आर। ये सब कहाँ होने चाहिए? ये सब मेरे बेटा होने चाहिए आपका प्रथम स्वर। यदि अगर ये स्वर आपका प्रथम स्वर है तो इस प्रकार का परिवर्तन होगा और इसे ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि। फिर आगे बढ़ते बेटाओ, ये कहता है कि यदि अगर, ठीक है, जैसे कि हाँ, प्रथम स्वर को तो वृद्धि और अंतिम स्वर का लोप। प्रथम स्वर को वृद्धि और अंतिम स्वर का लोप। जैसे कि समझना भाई, शब्द बेटा आपका अर्थ, प्रत्यय आपका ठक। अब बेटा ठक में शेष क्या बचा? इक। और प्रथम स्वर क्या है यहां पर? अ। तो अ के स्थान पर मैंने बताया आपको यदि प्रथम स्वर अ है तो क्या हो जाएगा? आ। इसलिए ये हो जाएगा आ और ये अर्थ। ठक के स्थान पर शेष क्या बचेगा बेटा? हो इको। क्या बचेगा? इक। और अंतिम स्वर का लोप। तो ये जो अंतिम स्वर कौन सा है? ये जो थ के अंदर जो अर्थ जो है ना, इस अर्थ में जो अ मिला हुआ है इसमें से जो अ है उस अ का लोप हो जाएगा। अब अ का लोप हो जाएगा तो थ कैसा रह जाएगा? हलंत। थ कैसा रह जाएगा? हलंत। अब आर्थ में इक जोड़ दो तो बेटाओ क्या बन जाएगा? आर्थिक। क्या बन जाएगा? आर्थिक। ठीक है। जैसे कि शब्द है, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है भाई, समाज। प्रत्यय आपका कौन सा? ठक। अब बेटा समाज में पहला वर्ण क्या है? स। स में क्या मिला हुआ है? अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। तो ये बन जाएगा सामाज। और अंतिम स्वर का लोप, तो अंतिम स्वर क्या है? ज में स्थित अ, इसका लोप तो ज हलंत। अंत में बचा क्या? इक। जोड़ दो बेटा हो तो ये बन जाएगा आपका सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। जैसे कि इतिहास,
प्लस ठक, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है भाई। इतिहास प्लस ठक। अब बेटा ठक में शेष बचा क्या? इक। ठक में शेष क्या बचा? इक। अब यहां इतिहास में जो ई है, प्रथम स्वर क्या है? ई। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई कि यदि अगर ई हो तो क्या हो जाएगा? आई। तो इसलिए मेरे बेटा हो यहां पर ई के स्थान पर क्या हो गया? आई। आगे क्या लिखा हुआ है? ऐतिहास। और अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा? लोप। अब जोड़ दो भाई, तो क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। कोई सी भी एग्जाम दो, चाहे आप 10th की दो, चाहे 12th की दो, चाहे आप बेटा कोई और कोई कंपटीशन एग्जाम दो, शुद्ध अशुद्ध में और प्रत्यय में सर्वाधिक रूप से यह उदाहरण पूछा जाता है। इसलिए यह उदाहरण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि वो देता है ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो बेटा बोलने पर हम अशुद्ध ही बोलते हैं, इसलिए हम अधिकांशतः बोलते हैं ऐतिहासिक। कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं बोलता। विरले ही अपवाद स्वरूप 2-5% लोग शुद्ध बोलते हैं ऐतिहासिक, अन्यथा सब कहते हैं ऐतिहासिक स्थल। क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक स्थल, न कि ऐतिहासिक। इसलिए ध्यान रखना, आपका ऐतिहासिक गलत है, शुद्ध रूप क्या होगा? ऐतिहासिक। इसलिए इतिहास शब्द से आप ठक प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा बेटाओ ऐतिहासिक। शब्द भूगोल, प्रत्यय आपका ठक। ठक में शेष क्या बचेगा बेटा? इक। अब यहां प्रथम स्वर क्या है? ऊ। तो ऊ के स्थान पर औ, तो बन गया भूगोल। अब अंतिम स्वर क्या? ल। अब ल कैसा हो जाएगा? हलंत। तो बन गया बेटा हो भौगोलिक। इसलिए भूगोल शब्द से जब भी आप ठक प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द बनेगा आपका भौगोलिक। जैसे कि शब्द आपका वेद, प्रत्यय ठक, तो शब्द का प्रथम स्वर क्या है? आपका वे में मिला हुआ ए के स्थान पर वृद्धि क्या होगी? आई। और अंतिम स्वर का लोप, तो बेटा जोड़ दो, क्या बन गया? वैदिक। क्या बन गया? वैदिक। शब्द बेटा आपका जीव, प्रत्यय आपका ठक, तो क्या बन जाएगा रे भैया? जैविक। प्रत्यय शब्द आपका मूल, प्रत्यय ठक, तो बन जाएगा मौलिक। कहते हैं ना मौलिक अधिकार। तो मौलिक शब्द का इस प्रकार से शब्द निष्पन्न होता है कि मूल शब्द से ठक प्रत्यय जोड़ोगे तो देखो प्रथम स्वर क्या है? ऊ के स्थान पर औ, तो बन गया मौल। और ठक में शेष बचा इक, तो बन गया मौलिक। उसी प्रकार शब्द आपका भूत, प्रत्यय ठक, तो बेटा क्या बनेगा? भौतिक। शब्द आपका नीति, प्रत्यय ठक, तो क्या बनेगा? नैतिक। शब्द बेटा आपका विज्ञान, प्रत्यय ठक, तो क्या बनेगा? वैज्ञानिक। शब्द आपका मेरे बेटा संस्कृत, और प्रत्यय ठक, तो क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। कहते हैं ना आज विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो संस्कृत शब्द से ठक प्रत्यय आप यदि जोड़ते हो तो क्या बनेगा बेटा? सांस्कृतिक। शब्द आपका धर्म, प्रत्यय आपका ठक, तो मेरे बेटा ये बनेगा आपका धार्मिक। शब्द आपका मर्म, प्रत्यय आपका ठक, तो बेटा ये बनेगा आपका मार्मिक। इस प्रकार से कोई सा भी शब्द हो, आप
ठक प्रत्यय उसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। तो पुनः एक बार बेटाओ इस प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे कि ये प्रत्यय कहता है, कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय का नाम है ठक, और ठक में शेष बचता हो बेटाओ क्या बचता है? इक। इसलिए कहीं पर तो ठक प्रत्यय माना जाता है, कहीं पर स्वतंत्र रूप से इक भी लिख दिया जाता है, लेकिन बात एक ही है, इक कहे जब भी यही और ठक कहे तब भी यही नियम लागू होंगे। तो ठक प्रत्यय जब आप पढ़ रहे हो तो ठक में शेष क्या बचता है? इक। और बेटा प्रथम स्वर को वृद्धि और अंतिम स्वर का लोप, अंतिम स्वर का लोप। जब भी आप ठक प्रत्यय जोड़ोगे तो दो ही नियम है कि साहब ठक में शेष बचता है इक, और ठक प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम स्वर को वृद्धि होती है और अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अब प्रथम स्वर को वृद्धि क्या होगी? तो बेटा प्रथम स्वर को वृद्धि ये होगी कि यदि अगर शब्द का प्रथम स्वर अ है तो क्या हो जाएगा? आ। ई बड़ी ई ए है तो क्या हो जाएंगे? आई। ऊ बड़ा ऊ ओ है तो क्या हो जाएगा? औ। और री और बड़ी री है तो बेटा क्या हो जाएगा? आर। और इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल है कि अंतिम स्वर का लोप तो पहले ही लिख चुके अपन, ठीक है, कि अर्थ से आर्थिक, समाज से सामाजिक। सामाजिक यह शब्द भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और इतिहास से ऐतिहासिक, भूगोल से भौगोलिक, वेद से वैदिक, ठीक है। अब बेटा वेद से वैदिक तो मेरे बेटाओ लोक सबसे ठक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? लौकिक। शब्द होते हैं ना वैदिक और लौकिक, तो लोक शब्द से ठक प्रत्यय जोड़ने पर लौकिक शब्द का निष्पन्न होता है। संस्कृत दो प्रकार की होती है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, इस प्रकार संस्कृत दो प्रकार की होती है बेटाओ। तो वेद सबसे ठक प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा वैदिक, और लौक से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? लौकिक। फिर उसके पश्चात जैविक, मौलिक, भौतिक, नैतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और मार्मिक। इस प्रकार से आपका ये जो ठक प्रत्यय है वो समाप्त होता है। अब इस ठक प्रत्यय से आगे हम बेटा एक प्रत्यय और पढ़ेंगे, ठन प्रत्यय। कौन सा? ठन। ठन में भी बेटा इक शेष बचता है। ठन में शेष क्या बचता है? इक। ठन में भी इक शेष बचता है, किंतु अब इसमें भी इक और ठक में भी इक। आपने पढ़ा ठक में भी क्या बचा? इक शेष, और ठन में भी क्या शेष बचा? इक शेष बचा है। लेकिन दोनों में बेटा एक सबसे बड़ा अंतर है कि ठक में तो वृद्धि होती है, ठक में तो प्रथम स्वर को वृद्धि होती है, जबकि इसमें वृद्धि नहीं होती है। इसलिए धन शब्द से यहां लिख लो कि प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं होती है, प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं होती है, किंतु अंतिम स्वर का तो यहां पर भी लोप होगा, किंतु अंतिम स्वर का लोप। वापस से देखिए, प्रत्यय कौन सा? ठन। शेष क्या बचेगा? इक। ठन प्रत्यय में इक शेष बचता है, और यहां पर जब इक प्रत्यय को इक को हम जोड़ते हैं तो स्थिति कैसी होगी, क्या परिवर्तन होगा? तो प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं होती है, किंतु अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शब्द लिखा गया धन और प्रत्यय जुड़वाया गया ठन, तो बेटा ठन में तो शेष क्या बचा? इक, किंतु यहां प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं होगी, इसलिए धन का धन ही रह जाएगा। प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं हुई इसलिए ध का ध रह गया, कि ध में अ मिला हुआ है ना, तो उस अ को अ ही रह गया, क्योंकि वृद्धि नहीं होती है। किंतु अंतिम स्वर का लोप होता है, तो अंतिम स्वर का लोप हुआ तो अंतिम स्वर क्या है? न में मिला हुआ अ। अंतिम वर्ण क्या? न। तो न में मिला हुआ अ, तो इस अ का लोप हो जाएगा, तो न कैसा रह जाएगा? हलंत। तो ये जब हलंत रह जाएगा तो धन में इक को जोड़ दो, तो मेरे बेटाओ ये बन जाएगा आपका धनिक। धन शब्द से आपने ठन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? धनिक।
और जैसे कि शब्द आपका वर्ण, प्रत्यय आपका ठन, तो बेटा क्या बनेगा? वर्णिक। धन से धनिक, वर्ण से वर्णिक। ठीक है भाई। तो एक बार पुनः इस पूरे प्रत्यय को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो प्रत्यय पढ़ा आपने ठक और एक पढ़ा आपने ठन। दोनों में बेटाओ शेष क्या बचा? दोनों में शेष बचता है इक। इसमें भी इक और इधर भी इक, ये दोनों में शेष बचता है भाई। ठीक है। किंतु यहां पर प्रथम स्वर को वृद्धि, तो मेरे बेटा इसमें तो होगी और इसमें नहीं होगी। फिर लिखा हुआ है अंतिम स्वर का लोप, तो ये मेरे बेटाओ दोनों में होगा। इस प्रकार से आप यह एक सारणी के रूप में इस आपके प्रत्यय को पढ़ सकते हो। ठीक है भाई। प्रत्यय कौन सा? ठक। तो ठक में शेष क्या? इक। प्रथम स्वर को वृद्धि, तो हाँ होगी। अंतिम स्वर का लोप, तो होगा। प्रत्यय कौन सा? ठन। शेष क्या बचेगा? इक। प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं होगी, अंतिम स्वर का लोप होगा। अब आप कोई सा भी शब्द क्यों ना हो, सभी शब्दों को आप इस सारणी के माध्यम से आप जो है इनमें ठक और ठन, इन दोनों प्रत्ययों को जोड़ सकते हैं और दोनों प्रत्ययों का आप जो है कर सकते हो। पहचान क्या बेटाओ? तो देखो मैंने एक चीज लिखी थी कि जैसे कि ठक प्रत्यय है तो इसमें बना धार्मिक। भाई जुड़े शब्द में हम अंतर कैसे उत्पन्न करेंगे? तो धार्मिक और एक बना धनिक, या इसको अलग लिख दे अपन यहां पर कि धर्म से ठक प्रत्यय जोड़ा तो बना बेटाओ धार्मिक, और धन से ठन प्रत्यय जोड़ा तो बना बेटाओ धनिक। तो यहां पर आसानी से अंतर समझ में आ रहा है कि शेष तो दोनों में एक ही बच रहा है, किंतु यहां प्रथम स्वर को वृद्धि हो गई तो इसलिए ध के स्थान पर धा हो गया, और यहां पर प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं हुई इसलिए ध के स्थान पर ध ही रह गया। तो बेटाओ यदि अगर धार्मिक यानी जहां पर प्रथम स्वर को वृद्धि हो रही है तब तो आप आसानी से वहां पर आपका ठक प्रत्यय जोड़ सकते हो, किंतु यदि अगर प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं हो रही है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वहां पर प्रत्यय कौन सा? आपका ठन प्रत्यय है। इस प्रकार से ठक और ठन ये दोनों प्रत्यय आपके समाप्त होते हैं। अब थोड़ा सा हम गीप प्रत्यय के विषय में भी अध्ययन कर लेते हैं। 2 मिनट का प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा बेटाओ? गीप। गीप में शेष क्या बचेगा? बड़ी ही। आपके सिलेबस में टाप और गीप ये 2 प्रत्यय दे रखे हैं भाई। तो गीप प्रत्यय में बेटा शेष बचेगा बड़ी ही, और गीप प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय है। शेष तो बचा बड़ी ई। गीप प्रत्यय जो है वह आपका स्त्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। इसलिए यह क्या करता है? यह पुल्लिंग शब्द को बेटा स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। जो भी पुल्लिंग शब्द है उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। अब वैसे तो इसके बहुत सारे नियम बेटाओ, लेकिन आपके लिए एक सुविधा है, क्योंकि जो स्त्री प्रत्यय जो है वो जिनमें बड़ी ही शेष बचता है, वो वैसे देखा जाए स्त्री प्रत्यय में जो 8 प्रत्यय होते हैं उनमें एक तो होता है गीप, एक होता है बेटा उंगीस, और एक होता है बेटा उंगीन। टाप डाप चाप ये आकारांत हो गए,
और गीप, कीस, गीन, ये 3 प्रत्यय आपके ऐसे स्त्री प्रत्यय हैं कि तीनों में ही शेष बचता है बड़ी ई। तो यदि अगर ये तीनों में से 2 प्रत्यय भी आपके सिलेबस में होते या तीनों ही प्रत्यय होते, तब तो आपको इनके समस्त नियमों के विषय में बताया जाता। किंतु आपके लिए सबसे अच्छी सुविधा यह है कि आपके सिलेबस में मात्र एक ही प्रत्यय, कौन सा, गीप। अब जब एक ही प्रत्यय है तो फिर इसके नियम को पढ़ने की आवश्यकता वैसे नहीं है, फिर तो आप सीधा डायरेक्टली जोड़ सकते हो और इतना सा कर सकते हो कि भैया गीप प्रत्यय तो शेष क्या बचेगा, बड़ी, यह एक स्त्री प्रत्यय है और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करता है, बस। अब जैसे कोई सा भी शब्द हो, जैसे कि लिखा गया गोर शब्द है, आपका गी प्रत्यय जोड़ा गया तो बेटा हो क्या बन जाएगा, गोरी। क्या बन जाएगा, गोरी। जैसे कि शब्द आपका किशोर और गी प्रत्यय है, तो इसमें बस एक नियम और जोड़ना है कि वही अंतिम स्वर का लोप, अंतिम स्वर का लोप। तो अंतिम स्वर क्या, र में स्थित अ, तो इस र में स्थित अ का लोप हो जाएगा, तो र कैसा रह जाएगा, आधा, और गीप में क्या बचता बेटा, बड़ी ई। अब जोड़ दो आप, क्या बन गया, किशोरी। जैसे शब्द आपका कुमार, गीप प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा बेटा, कुमारी। जैसे शब्द आपका वधुट, गीप प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा मेरे बेटा, वधुटी। जैसे शब्द आपका चिरंट, गीप प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा रे बेटा, चिरंटी। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ी ई को जोड़ देना है। यानी आपको पुनः आप देख सकते हो कि प्रत्यय कौन सा आपका, गी प्रत्यय, शेष क्या बचेगा, बड़ी ई। स्त्री प्रत्यय है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। पुल्लिंग शब्दों किसे परिवर्तित कर देता है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। तीनों प्रत्यय होते तो विस्तार से पढ़ने का काम था, तीनों प्रत्यय नहीं है तो फिर इनमें तो अंतर करने की जरूरत है, न विस्तार से पढ़ना है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ी ई जोड़ देना है। जैसे किशोर से किशोरी, कुमार से कुमारी, वधुट से वधुटी, चिरंट से चिरंटी। ठीक है। शब्द आपका भगवत, तो भगवत शब्द से बेटा क्या बनेगा, भगवती। गी प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, भगवती। अब एक शब्द जोड़ दिया तो आप कोई सा भी शब्द आप जोड़ सकते हो, यानी मतु प्रत्यय वाला हो गया ये। तो भगवत शब्द से गी प्रत्यय आपने जोड़ा तो भगवती। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है। शेष अभी थोड़ा सा गी प्रत्यय बचा हुआ है जिसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।